बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एफसीएमई क्लास। कल की मीटिंग में हमने जो डिस्कशन की थी उसका हमारा स्टार्ट ये था कि हमने अकाउंटिंग फॉर मटेरियल के ऊपर बात की थी। और मैंने ये कहा था कि मटेरियल से क्या मुराद है। मटेरियल से मुराद ये है कि एक ऐसी चीज़ जो कि किसी भी दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिहाज से खाम माल के तौर पर यूज़ होती है, ऐसी चीज़ को हम मटेरियल कहेंगे। ठीक है। और ऐसी चीज़ को हम खाम माल भी कह सकते हैं और ऐसी मटेरियल को हम इनपुट भी कह सकते हैं। उसके लिहाज से ऑल्टरनेटिव वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे थे। कभी हम उसको इन्वेंट्री कहते हैं, कभी उसी को हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है। और हमने ये डिस्कशन की थी और बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी कि जब इन्वेंट्री को या मटेरियल को या स्टॉक को हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जिस वक्त उसको खरीदते हैं, उसको स्टोर में रखते हैं, स्टोर में रखने के बाद जब जरूरत पड़ने पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिमांड करता है, तो ये सारे का सारा जो मटेरियल है वो मूव किस तरह करता है, उसकी मूवमेंट के लिहाज से, उसकी मूवमेंट का मैकेनिज्म के लिहाज से जो हमने बातें पढ़ी थी वो हमारी कल डिस्कशन में आई थी। आज हम ये देखेंगे कि जो मटेरियल हमने फॉर एग्जांपल हमने खरीदा था, हमने मटेरियल को खरीद के स्टोर में रखा था, फिर उसके बाद इंतज़ार किया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब मांगेगा तो उसको दे देंगे और वो अपनी प्रोडक्शन का प्रोसेस मुकम्मल करेगा और इस तरह प्रोडक्शन मुकम्मल होने के बाद उसको प्रोडक्शन की डिमांड के मुताबिक उसको बेच दिया जाएगा और इस तरह प्रॉफिट कमाया जाएगा। तो आज हमने ये देखना है कि उस मटेरियल को हासिल करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, उसको रखने की कॉस्ट है वो कितनी है, जब हमने उसको मंगवाया था तो एक्सटर्नल सप्लायर से मंगवाया था तो उसकी कॉस्ट क्या है। ऐसी तमाम किस्म की कॉस्ट को हमने आज डिस्कस करना है। आज के हमारे टॉपिक का नाम ये है कि इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी। मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा कि इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो कितनी किस्म की है, उनके नाम क्या हैं, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज हमारे डिस्कशन में ये सब कुछ आएगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे जो टॉपिक है उसके लिहाज से उसकी हेडिंग क्या बनेगी। उसकी हेडिंग बनेगी इन्वेंट्री होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमारे टॉपिक का नाम क्या होगा? इन्वेंट्री होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि इन्वेंट्री होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब सुन लें। जो हमने मटेरियल खरीदा, खरीद के उसको हमने अपने गोदाम में रख दिया, उसे हमने अपने वेयर हाउस में रख दिया, उसे स्टोर में रख दिया। तो जब स्टोर में रखा तो स्टोर को चलाने के लिहाज से हमने कुछ ना कुछ तो काम करना है। उसको चलाने के लिहाज से सबसे पहले तो हमने उसका मैनेजर अपॉइंट करेंगे, फिर उसका डिप्टी मैनेजर भी होगा या उसका असिस्टेंट मैनेजर भी होगा या उसके ऑफिस के अंदर कुछ क्लरिकल स्टाफ भी होगा। उसके स्टाफ के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म की ऑफिस भी बना होगा, ऑफिस के कुछ ना कुछ अखराजात होंगे। ऑफिस जब बनाया होगा तो उस ऑफिस के ऊपर, अगर खुद बनाया है तो उसके ऊपर कंपनी का पैसा खर्च हुआ होगा। अगर वो खरीदा नहीं है तो उसको किराए पर लिया होगा। किराए पर लिया होगा तो किराए के पैसे हर महीने और एक साल के अंदर 12 महीने का किराया जाता होगा। तो ऐसी तमाम की तमाम किस्म की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। ये था एक बड़ा सिंपल सा व्यू होल्डिंग कॉस्ट के बारे में। ठीक है। अभी मैंने डिटेल के साथ इसमें बात करनी है आपसे कि होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है। और फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब बड़ा सिंपल है कि जब कभी भी हमें एक्सटर्नल सप्लायर से माल खरीदना होता है तो माल खरीदते वक्त हमने उसको ऑर्डर किया होगा। ऑर्डर करते वक्त हमने, कंपनी ने कौन कौन से अखराजात अदा किए होंगे। मैं उसकी बड़ी सिंपल सी एक छोटा सा व्यू दे देता हूं आपको, फिर हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई किसी से कोई चीज़ खरीदनी होती है तो खरीदने का तरीकेकार क्या होता है हमारी लाइफ में। हम जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक लैपटॉप खरीदना है तो लैपटॉप खरीदने के लिए मैं क्या करूंगा? घर से गाड़ी पे जाऊंगा, गाड़ी पे जाके
मार्केट में मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक लैपटॉप सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद जो लैपटॉप मेरी स्पेसिफिकेशन के ऊपर पूरा उतरता होगा मैं उसे ऑर्डर कर दूंगा। तो मुझे इसका मतलब ये हुआ कि लैपटॉप को ख़रीदने के लिए मुझे ऑर्डर करने की कॉस्ट क्या अदा करनी पड़ी। घर से चला, मार्केट तक गया, उसमें हमने जो ट्रांसपोर्टेशन के, पेट्रोल के या गाड़ी के ऊपर जो भी कोई अखराजात किए हैं, वो सारे के सारे अखराजात क्या होंगे, आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएगी। ये तो था एक जनरल सा व्यू। कंपनियां तो ऐसे नहीं करती। कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां बकायदा लेटर लिखती हैं, बकायदा एक कोटेशन मांगती हैं, बकायदा कोटेशन मांग के एक लेटर लिखने की सूरत में उसको पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के जो चार्जेस हैं उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। उधर से जवाब आएगा, फिर उसके बाद हमने उस जवाब के बाद हमने जो है ना वो ऑर्डर प्लेस कर देना है। फिर दोबारा ऑर्डर प्लेस करने के लिए दोबारा लेटर लिखेंगे। दोबारा लेटर लिखेंगे तो पोस्टेज के चार्जेस अदा करेंगे। पोस्टेज के चार्जेस ऐसे समझ लिए टीसीएस के अखराजात अदा करेंगे। और फिर इस तरीके से हमने जो है ना वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारे टीसीएस के खर्चे जो हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएंगे। मीन्स कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। हमने कहा कि हमें इतने केजी रॉ मटेरियल भिजवा दें। सिर्फ यही कहना था कि इतने मटेरियल जो है ना वो भिजवा दें, उसका हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। जब ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने के ऊपर जो कॉस्ट अदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक छोटी सी एग्जांपल और भी दे देता हूँ कि आजकल दौर थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। अब लेटर तो नहीं लिखा जाता, पोस्ट तो नहीं किया जाता, टीसीएस के जरिए पहुंचाया तो नहीं जाता। आजकल तो ईमेल की जाती है। तो ईमेल के ऊपर भी तो कोई ना कोई खर्चा आया होगा। ईमेल के लिए हमने जो है वो इंटरनेट का कनेक्शन लिया होगा। उस कनेक्शन के ऊपर जितने भी खर्चात आएंगे वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएगी। आज उससे भी ज्यादा मॉडर्न दौर आज आ गया है। अब लोग ईमेल भी नहीं करते, जल्दी से टेलीफोन उठाते हैं, मोबाइल उठाते हैं और एक कॉल करते हैं। कॉल करके ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि साहब इतने यूनिट हमें भिजवा दें, हमें ज़रूरत है। तो जो हमने कॉल की है, जो हमने मैसेज किया है, जो हमने ईमेल की है, जो हमने लेटर लिखा है, जो हमने टीसीएस किया है, ये सारे का सारा कौन सा खर्चा कहलाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएगा। ये तो था थोड़ा सा व्यू कि होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। अब हम थोड़ा सा डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। मेरे पास जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री। ये वैसे आपकी इंटरेस्ट के लिए ये वाला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज इस टॉपिक को डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाए। वो कहता है कि लफ्ज इन्वेंट्री या स्टॉक हम अपने गोदाम में क्यों रखते हैं, पहले से खरीद के क्यों रखते हैं। उसी वक्त खरीदें, उसी वक्त ही प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दें तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन नहीं। इन्वेंट्री हम खरीद के अपने गोदाम में इसलिए रखते हैं, अपने वेयर हाउस में इसलिए रखते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। किसी भी चीज को एडवांस में खरीद के रखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। वो फायदे क्या हो सकते हैं, मेरे पास उसमें तीन चार किस्म के जो है फायदे हैं। मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूं ताकि ये टॉपिक आपका भी जो है ना वो बड़ी दिलचस्पी के साथ मुकम्मल हो जाए। तो उसमें टॉपिक का नाम क्या है, फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री। द प्रिंसिपल रीजंस व्हाई अ बिजनेस नीड टू होल्ड इन्वेंट्री एज फॉलोज। वो कहता है कि कंपनियां इन्वेंट्री रखती क्यों हैं, कंपनी मटेरियल खरीद के अपने गोदाम में क्यों रखती हैं। सबसे पहली वजह, इट एक्ट्स एज ए बफर इन टाइम्स व्हेन देयर इज एन अनयूजुअली हाई रेट ऑफ कंजम्पशन। वो कहता है कि जब कभी भी प्रोडक्शन ज्यादा करनी होती है तो फिर हमें रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो फिर हमें ये भी चाहिए होता है कि हमने अनइंटरप्टेड जो है वो प्रोडक्शन करनी है। और अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन के लिए हम एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं तो फिर ये क्या होता है कि हमारी एक्स्ट्रा कंजम्पशन में वो काम आ जाता है और हमारी प्रोडक्शन जो है वो अनइंटरप्टेड चलती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रॉ मटेरियल इसलिए भी खरीदते हैं ताकि कभी कभी हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं। उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए हमें ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, इसलिए हम ज्यादा रॉ मटेरियल अपने गोदाम में रखते हैं। ये शायद सबसे पहली वजह। दूसरी वजह क्या है कि कंपनी अक्सर
कंपनी को ऑफर किया जाता है दूसरी कंपनीज की तरफ से, एक्सटर्नल सप्लायर की तरफ से ये ऑफर किया जाता है कि आप यूजुअली जो रूटीन में जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उससे ज़्यादा खरीद लेंगे तो हम आपको बल्क में खरीदने के ऊपर डिस्काउंट देंगे। तो कंपनियां चूंकि लालची होती हैं, अपने प्रॉफिट को इन्हेंस करना चाह रही होती हैं, कंपनियां ये चाह रही होती हैं कि कहीं से पैसे बच जाएं, कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, तो फिर वो इन बातों पर अमल कर लेती हैं कि अगर किसी कंपनी ने ऑफर किया है कि आप हमारे से 1000 kg के बगैर 2000 kg खरीद लें तो हम आपको इतना कीमत में डिस्काउंट देंगे, तो कंपनी कहती है कि चलो ठीक है यार, हमारी कंजम्पशन चाहे कम भी है, हम जो है ना वो डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं, इस तरह हमें सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो सस्ता रॉ मटेरियल खरीदने की ख्वाहिश से भी हम इन्वेंट्री को अपने गोदाम में रखना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोदाम में इन्वेंट्री इसलिए भी पड़ी होती है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बल्क बेसिस पर उसको खरीदा हुआ होता है और हम उसके ऊपर डिस्काउंट अवेल कर चुके होते हैं। तीसरी वजह क्या है इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड करने की? तीसरी वजह यह है कि अक्सर ऐसे होता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों की कीमतों में इजाफा होने वाला होता है, तो हम टाइम से पहले उसको खरीद कर रख लेते हैं और इसको खरीद के हम जो है ना वो अपने गोदाम में रख लेते हैं। इस तरह हम अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको बढ़ाने से बचा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्वेंट्री इसलिए भी खरीद के अपने गोदाम में रखते हैं या अपने वेयर हाउस में रखते हैं ताकि हम हायर प्राइसेस की वजह से ज्यादा कॉस्ट होने का बायस न बन जाएं। इसलिए हम सस्ती चीजें खरीदने के लिहाज से हम उसको खरीद के अपने गोदाम में रखते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद कि हमारा प्रोसेस जो है ना वो स्मूथली चलता रहे और हमारे प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए, तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि फ्यूचर में रॉ मटेरियल शॉर्ट होने के डर से हम क्या करते हैं पहले से ही खरीद के रख लेते हैं। तो जब हम पहले से खरीद के रख लेते हैं तो हम ये चाह रहे होते हैं कि अगर माल मार्केट में शॉर्ट हो भी गया, मटेरियल मार्केट में शॉर्ट हो भी गया, इन्वेंट्री शॉर्ट हो भी गई, तो फिर हम पहले से ही खरीद कर के रख लेते हैं। इस तरह अगर शॉर्टेज से बचने के लिए हम उसको अपने गोदाम में रख लेते हैं। तो ये थी चौथी वजह जिसकी बुनियाद पर हम एक्स्ट्रा माल खरीद के रख लेते हैं और अपने गोदाम में उसको होल्ड कर लेते हैं। आखिरी वजह, पांचवी और आखिरी वजह, हम क्यों रॉ मटेरियल को अपनी इन्वेंट्री का हिस्सा बनाते हैं, क्यों पहले से खरीद के रख लेते हैं, उसकी आखिरी वजह ये बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। कुछ ऐसी फैक्ट्रियां भी होती हैं, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो कि फूड आइटम्स प्रिपेयर कर रही होती हैं, और फूड आइटम्स में प्रिपेयर करने के लिहाज से उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कुछ ऐसी किस्म का रॉ मटेरियल चाहिए होता है जो कि थोड़ा सा अपने पास उसको प्रिजर्व करना होता है, थोड़ा सा उसको अपने पास रख के उसको मेच्योर करना होता है। अगर वो ताज़ा ताज़ा इस्तेमाल कर लेंगे तो मे बी वो फूड इतना अच्छा ना बने। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जो है ना थोड़ी सी अपने पास होल्ड करनी होती हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं रॉ मटेरियल के तौर पर जिसको ठंडा करना होता है, जिसको अपने फ्रीजर में रखना होता है, तो फिर वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ कि अगर बेवरेज कंपनी है, वो बेवरेज कंपनी गर्म बोतल तो नहीं अपने कस्टमर को देगी, तो बेवरेज कंपनी क्या करती है थोड़ा सा पहले खरीद लेती है ताकि जब ठंडी बोतल देगा तो इस तरह उसका कस्टमर जो है वो अच्छा फील करेगा और उसका माल जो है वो ज्यादा। एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल या एक्स्ट्रा इन्वेंट्री इसलिए भी खरीद के रखते हैं ताकि वो इन्वेंट्री मेच्योर हो जाए और हमारे कस्टमर के खुशी का बायस बने। इन्वेंट्री को होल्ड करना पसंद करते हैं। जिस तरह हमने थोड़ी देर रखने की जो कॉस्ट होती है वो 5 किस्म की कॉस्ट होती है। इन्वेंट्री को होल्ड करने की जो कॉस्ट डाउन कर लें कि मैं वो 5 किस्म की कॉस्ट को किस तरह उनको नाम दूंगा। जो हमने गोदाम में जो माल रखा हुआ है, जो हमने गोदाम में माल रखने से पहले उसको ऑर्डर किया था, ऑर्डर करने की कॉस्ट क्या होती है, होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, और वो कौन कौन सी कॉस्टें हैं जो कंपनी को अदा करनी पड़ती हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट द कंपनी हैज टू पे वाइल होल्डिंग द इन्वेंट्री। कि इन्वेंट्री को रखने की 5 किस्म की कॉस्टें हैं। नंबर 1, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, पहले मैं इनके नाम बयान कर देता हूं, फिर उसको मैं एक एक कर। पहली कॉस्ट को परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट से क्या मुराद है? परचेज कॉस्ट से सिंपल मुराद है कि जो माल हमने खरीदा है उसकी कितनी कीमत अदा की है। एक तो ये कॉस्ट हो गई। दूसरी कॉस्ट क्या है, दूसरी बुलेट क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। हमने उसको जब खरीदा होगा तो अपने गोदाम में रखा होगा, कॉस्ट कहेंगे। और इसका अल्टरनेटिव नेम भी है, इसका एक एक्स्ट्रा नाम भी है, होल्डिंग कॉस्ट को हम कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। मे बी मेरी जबान से जो है ना वो होल्डिंग कॉस्ट की जगह पे कैरिंग कॉस्ट लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब आपने सेम समझना है कि होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का मतलब एक ही होता है। ये थी दूसरी कॉस्ट।
मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है, दोबारा बताता हूँ कि एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अब जरा याद कर लें, अपने टिप्स के ऊपर इसको याद कर लें कि जब कभी भी कोई इन्वेंट्री हम होल्ड करते हैं या अपने गोदाम में रखते हैं तो हम कितनी किस्म की कॉस्ट अदा करते हैं। देयर आर 5 costs that are paid by the company to hold an inventory in a warehouse. Number one, purchase cost. Number two, holding cost. Number three, ordering cost. Number four, स्टॉक आउट कॉस्ट। ये डिस्कशन हमारी कल हुई है यहाँ पे। स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट से मुराद क्या है कि जिस वक्त स्टॉक आपके पास शॉर्ट हो जाता है तो स्टॉक शॉर्ट हो जाने की वजह से जो कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ती है, जो बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसको हम स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं। स्टॉक आउट, आउट मींस हमारी रेंज से आउट हो गया, ऐसा स्टॉक जो हमें कम पड़ गया, ऐसा स्टॉक जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन कर सकते थे लेकिन हमारे गोदाम में वो इन्वेंट्री है। जब इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक आउट। अक्सर कंपनियां ये लफ्ज यूज कर रही होती हैं, वो भाई स्टॉक स्टॉक आउट हो गया है, स्टॉक आउट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरत थी 1000 kg की और हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है 200 kg, तो हमारा कितना माल शॉर्ट हो गया, 800 kg शॉर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपका जो रॉ मटेरियल है वो शॉर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक आउट। अब सुन लें कि ये स्टॉक आउट कॉस्ट है, इसका नुकसान क्या होगा। इसका नुकसान ये होगा कि जी आपकी सेल्स कम हो जाएगी। आपकी सेल कम हो जाएगी तो आपके अपने कस्टमर के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। आपके कस्टमर के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे तो आपका कस्टमर आपको छोड़ के आपके कंपेटिटर के से चीजें खरीदना शुरू कर देगा। जब आपके कंपेटिटर से चीजें खरीदना शुरू कर देगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी स्टॉक आउट हो जाता है तो उसकी जो कॉस्ट कंपनी बेयर करती है वो इस सूरत में बेयर करती है। यहाँ पर मेरे पास लिखा भी हुआ है, लॉस ऑफ सेल्स, सेल्स कम हो जाती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर भी डैमेज हो जाते हैं, प्रोडक्शन भी रुक जाती है, और आखिरी वजह क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट काज बाय द नीड फॉर द इमरजेंसी ऑर्डर्स। और जिस वक्त कंपनी शॉर्ट होने की वजह से जब भागम भाग जब बाहर से खरीदने के लिए जाती है तो फिर सप्लायर भी जो है ना वो कान खड़े कर लेता है और वो कहता है कि यार ये तो जो है ना भागे फिर रहे हैं, बेवकूफ बने फिर रहे हैं, इनको जो है ना वो जल्दी से रॉ मटेरियल की जरूरत है, नहीं तो इनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, इनके कस्टमर नाराज हो जाएंगे, इनकी सेल ड्रॉप हो जाएगी। हम भी इनकी परेशानी का फायदा उठाते हैं और फिर वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। तो जब एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं तो ये भी कौन सी कॉस्ट कहलाती है, स्टॉक आउट कॉस्ट कहलाती है। तो हम असल में क्या बात डिस्कस कर रहे थे कि जब कभी भी इन्वेंट्री रखी जा रही होती है स्टॉक रूम में या स्टोर रूम में, जो इन्वेंट्री रखी जा रही होती है उसकी जो चौथी कॉस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक आउट कॉस्ट। और आखिरी कॉस्ट कौन सी है, इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम कॉस्ट। जाहिर है जब हम इन्वेंट्री रखेंगे, होल्ड करेंगे, तो फिर कोई ना कोई तो स्टाफ रखेंगे, कोई ना कोई तो क्लरिकल स्टाफ रखेंगे, कोई ना कोई तो जो है ना बाऊजी रखेंगे, जिसकी वजह से वो हमारे इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को रजिस्टरों में चढ़ाएगा, हमारे रिकॉर्ड को जो है ना वो लेजर्स में चढ़ाएगा, और जब लेजर में चढ़ाएगा तो वो तनख्वाह भी लेगा, जब वो तनख्वाह लेगा तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते होते हैं, इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम कॉस्ट। ये थी 5 किस्म की कॉस्टिंग। मैं जरा दोबारा रिपीट करता हूं, cost of holding the inventory paid by the company are five in types. Number one, purchase cost. Number two, holding cost. Number three, ordering cost. Number four, stock out cost. Number five, inventory recording system cost. इन 5 कॉस्ट को जमा कर लें तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री कॉस्ट कहलाएगी। ठीक हो गया। अब हम इसको न्यूमेरिकली भी जो है ना वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका एक फार्मूला सॉल्व करने में बहुत, मेरे पास यहाँ पे एनुअल कॉस्ट, इस फार्मूले का नाम क्या है, टोटल एनुअल कॉस्ट। बेसिकली हम ये जो कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अक्सर पेपर में जो है ना वो यूज किया जा रहा होता है, वो शॉर्ट वर्ड्स क्या हैं, इसको हम टोटल एनुअल कॉस्ट को हम शॉर्ट वर्ड्स में इस तरह भी लिख सकते हैं, टी, टी से टोटल, ए से एनुअल और सी से कॉस्ट। तो आमतौर पर हम इसको टीएसी के नाम से भी जानते हैं। टीएससी कह लें या टोटल एनुअल कॉस्ट कह लें, एक ही बात है। अब जरा फार्मूले पे गौर करते हैं, फार्मूला क्या कह रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है टीएससी इज इक्वल टू पीडी। पीडी का मतलब सुन लें, पी का मतलब होता है प्राइस,
और डी का मतलब क्या होता है? एक लफ्ज लिखा हुआ है डी। डी का मतलब है एनुअल डिमांड। क्या मतलब होगा? एनुअल डिमांड। पी से क्या मुराद है? प्राइस। और डी से क्या मुराद है? एनुअल डिमांड। और अगर मैं इसको बा मुहावरा इस पीडी को लिखना चाहूं तो इसका मतलब क्या है? प्राइस इंटू डिमांड। प्राइस इंटू डिमांड। प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे डिमांड के साथ। लिखा भी हुआ है, दोनों लफ्ज इकट्ठे लिखे हुए हैं। तो पी का मतलब क्या हुआ? प्राइस। और डी का मतलब डिमांड। अब इसको और ज्यादा आसान बनाते हैं। वो कहता है कि जी टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, तो टोटल एनुअल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? सालाना कॉस्ट, एक साल की कॉस्ट। तो हम जब लफ्ज यूज करते हैं एनुअल डिमांड, इसका मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर हमें कितनी इन्वेंट्री चाहिए है। मसलन मैं जिस तरह लफ्ज पहले यूज कर रहा हूं, 1,000 kg हमें एक साल के अंदर चाहिए है, तो हमारा डी क्या होगा? 1,000 kg। और प्राइस क्या होगी? हमने 1 kg के ऊपर कितनी कीमत अदा कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए। तो प्राइस क्या होगी? 10 रुपए। एनुअल डिमांड क्या होगी? 1,000 kg। 10 को एनुअल डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, मेरा ख्याल है, 10,000। ठीक है। तो पीडी का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 10,000। जी, मेरी बात समझ आई है आपको? ये क्या हो जाएगा? 10,000। आप इसको खुद भी अपने फार्मूले में राइट डाउन कर लें। मैं इसको एक सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको तो हम सवाल करेंगे तो फिर हम इसको मजीद डिटेल के साथ कर लेंगे। पी का मतलब क्या होगा? 10 रुपए। डी का मतलब क्या होगा? 1,000। 1,000 ज़रब 10, कितना आंसर हो जाएगा? 10,000। अब लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है प्लस। प्लस के बाद लिखा हुआ है सी ओ मल्टीप्लाई डी ओवर क्यू। अब सुन लें। वो कहता है कि सी ओ, सी बड़ा लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, और ओ छोटा लिखा हुआ है। सी ओ का मतलब क्या होता है? लिख लें। सी ओ का मुकम्मल मतलब होता है कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर। वो कहता है कि जिस वक्त हम माल खरीद रहे होते हैं तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या होगी? जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम एक कॉल कर देते हैं कि भाई हमें 1,000 kg माल भिजवा दें, हमें 100 kg माल भिजवा दें, हमें 500 kg माल भिजवा दें। वो आगे से कहते हैं कि ओके सर, मैं आपको जो है वो माल भिजवा देता हूँ, आप मुझे बताएं कब तक भिजवा दूँ। तो हम उसे कहते हैं कि यार कल तक भिजवा दो, कल शाम 5 बजे तक भिजवा दो। वो 5 बजे तक भिजवाएगा या 5 से पहले पहले भिजवा देगा। लेकिन आपने एक दफा ऑर्डर तो कर दिया, आपने एक दफा कॉल तो कर दी। तो मैंने क्या कहा था आपको कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉल करने की कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कि लेटर को टीसीएस करने की कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कि जी आपने एक ईमेल की, ईमेल करने की कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर करने की कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? सीओ कहेंगे। सी का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट। और ओ का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर। तो फिर इसका बा मुहावरा तर्जुमा क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहां पे देखिए मल्टीप्लाई किया हुआ है डी ओवर क्यू से। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डी। डी का थोड़ी देर पहले हमने मतलब पढ़ा है एनुअल डिमांड। और क्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी ऑर्डर साइज। क्वांटिटी ऑर्डर साइज, कि हमने एक ऑर्डर पे कितनी क्वांटिटी प्लेस की है। हमने एक ऑर्डर पे कितनी क्वांटिटी प्लेस की है। मसलन मैंने ये कहा कि थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि जी हमने कहा, उसको कॉल करके कहा कि 100 kg भिजवा दे। तो फिर हमारे सवाल के अंदर क्यू से क्या मुराद हुआ? क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर साइज, कि एक दफा ऑर्डर कितने का प्लेस किया है? 100 यूनिट का, तो हम 100 यूनिट को क्यू कहेंगे। अगर हमने उसको कहा कि 500 यूनिट भिजवा दें तो क्यू क्या हो जाएगा? 500 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जरा इसको जरा डिटेल से पढ़ लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि एनुअल डिमांड है 1,000 kg, हमने इस दफा जो ऑर्डर प्लेस किया है वो कितना है? 100 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ? डी ओवर क्यू का आंसर कितना आ जाएगा?
डी होगा 1000, क्यू का आंसर क्यू होगा 100, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा 10। अब देखिए कि सीओ क्या है, एक दफा कॉल करने की कॉस्ट, ये एक दफा एक ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, मसलन मैं ये कहता हूँ, मसलन ऑर्डरिंग कॉस्ट है 5 रुपए। सीओ क्या है हमारे सवाल के अंदर है 5 रुपए, ठीक है। और डी क्या था 1000, और डिवाइडेड बाई क्यू क्या था 100। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1000 डिवाइड बाई 100, आंसर आ जाएगा कितना 10। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 50। ठीक हो गया। चले ये भी हम बाद में फार्मूले के जरिए इसको जो है ना वो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, फिर लिखा हुआ है सी एच। सी एच का मतलब सुन लें, सी एच का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, ये सवाल के अंदर लिखा होगा या दिया होगा, गिवन होगा कि आपको एक यूनिट को होल्ड करने के ऊपर कितनी कॉस्ट अदा करनी पड़ रही है। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड इन्वेंट्री, एक यूनिट को होल्ड करने की कितनी कॉस्ट अदा करनी पड़ रही है, ये सवाल में दिया होगा। आपने जहां वहां से पिक करना है और इसको यहां पर लिख देना है। ठीक है, ये भी एक छोटा सा फार्मूला वो आपसे हल करवाएगा। सी एच क्वेश्चन में दिया हुआ है, मसलन 1 रुपया, एक यूनिट का 1 रुपया फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जी, मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा हुआ है Q/2। Q/2 से क्या मुराद है, अगेन Q से क्या मुराद था, हमारे सवाल के अंदर Q था 100, हमने क्या करना है 100 को डिवाइड कर देना है 2 से। आपने सिर्फ 100 को फार्मूले के अंदर पुट करना है, जो 2 लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली आपने जहां यहीं से पिक करना है, ये फार्मूले का हिस्सा है। सिर्फ Q की क्वांटिटी जो है ना वो आपने सवाल से उठा के पिक करनी है। 2 पहले से लिखा होगा, 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जरा, 100 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है 50। ठीक है, ये आ गया 50। अच्छा, 1000 को 100 पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 10। 10 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये भी कितना आंसर आ गया 50। ठीक है, और फिर हमने एक और भी चीज यहां पर जमा की हुई है, वो कितना है 10,000। ये 10,000 को एज इट इज उतार लेते हैं। चले जी, अब इन तीनों चीजों को जमा करते हैं फार्मूले के मुताबिक, पीडी प्लस सीओ इंटू डी ओवर क्यू, ब्रैकेट बंद की हुई है इसको, और फिर प्लस करेंगे सी एच मल्टीप्लाई बाई डी/Q/2। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास तीनों आंसर आ गए हैं, 10,000 जमा 50 जमा 50, ये आंसर कितना आ जाएगा 10,100 रुपये। तो ये 10,100 जो हमने कैलकुलेट किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें एक साल के अंदर हमें एनवलाइज कॉस्ट कितनी अदा करनी पड़ती है 10,100 रुपये। हम जो इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करते हैं उसको अपने पास रखने की कॉस्ट जो है वो 10,100 है। ठीक हो गया। ये था आपका एक छोटा सा तारुफ। जब जब कभी भी हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, होल्डिंग कॉस्ट को क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, एनुअल डिमांड किसे कहते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी ऑर्डर साइज किसे कहते हैं, और फिर सबसे अहम काम कि टोटल एनुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको मैंने कहा टीएसी। उसका फार्मूला क्या है ये मैंने आपके सामने रख दिया है, उसको एक थोड़ा सा इलस्ट्रेशन के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और जो मैंने 10,100 रुपये आंसर कैलकुलेट किया है, इसी को ही हम कहेंगे सालाना टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। चले, ये तो था एक छोटा सा चंक आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ एक सवाल डिस्कस करता हूँ इसी बुक में से, ताकि जो है वो आप इसको मजीद समझने के लिए। चले जी, तरह लिखी हुई है, मैंने आपसे कल ही डिस्कस कर ली थी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ लो एंड हाई इन्वेंट्री लेवल्स, मैंने ये आपसे डिस्कस किया था कि अगर ओवर स्टॉकिंग कर लेते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं, अंडर स्टॉकिंग कर लेते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं। वो मजीद भी अगर पढ़ना चाह रहे हो, मैंने जो नोट्स शेयर आप कर सकें ताकि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले जी। हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है उससे देखते हैं। बेसिकली ये जो किताब के अंदर सवाल दिया हुआ है, ये तो बहुत ही आसानी तरीके से उसने पूछा हुआ है। हम इसको जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
चलें जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन की हेडिंग है। अब हम पढ़ते हैं कि कंपनी यूजेस कंपोनेंट्स एट द रेट ऑफ 6,000 यूनिट्स पर ईयर। आपके सवाल के अंदर ये जो 6,000 है, ये क्या होगा? आप भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये आपका डी होगा। आपके सवाल का डी क्या है? 6,000 यूनिट्स। कहां से पता चला? तो लिखा हुआ है कि एक कंपनी जो है वो 6,000 कंपोनेंट्स एक साल में इस्तेमाल करती है। यूजेस एक साल में 6,000 कंपोनेंट इस्तेमाल करती है, तो हमारा डी क्या हो जाएगा? 6,000, विच आर बॉट इन एट ए कॉस्ट ऑफ 1.2 ईच फ्रॉम द सुप्लायर। और सुप्लायर से जब वो खरीदने के लिए जाते हैं, तो एक कंपोनेंट की कीमत वो कितनी चार्ज करता है? ₹1.20 या $1.2 जो है वो चार्ज करता है। तो ये बात याद रख लें कि हमारे सवाल के अंदर जब हमने टीएससी कैलकुलेट की थी, तो टीएससी कैलकुलेट करते वक्त जब हमने पीडी का लफ्ज पढ़ा था और पीडी में पी का लफ्ज जब पढ़ा था, तो पी क्या हो जाएगी आपकी? 1.2। मैं यहां पर साइड पे इसको मेंशन कर देता हूं कि हमारे सवाल के अंदर पी क्या है? 1.2। डी क्या है? 6,000। तो हमारा टीएससी का फार्मूला पीडी ने मुकम्मल पढ़ लिया। अब हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, फिर वो क्या कहते हैं? द कंपनी ऑर्डर्स 1,000 यूनिट्स ईच टाइम। लें जी, आपके सवाल के अंदर उसने 1,000 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्यू। आपके सवाल का जो क्यू है वो आपको मिल गया कि हम हर दफा जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं? 1,000 का। मजीद सुन लें, एक साल के अंदर अगर हम 6,000 हमें यूनिट चाहिए हो और हर दफा हम 1,000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एक साल के अंदर कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? एक साल के अंदर कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? उसका फार्मूला क्या होगा? मैं यहां पर थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूं। एक साल के अंदर हम कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? 6,000 डिवाइडेड बाई 1,000। हम अगर साल में 6,000 मंगवाना चाहते हैं और हर दफा 1,000 मंगवा रहे हैं, तो एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे या कितनी दफा उसे कॉल करेंगे? 6 दफा कॉल करेंगे। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है कि आपने कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं? 6 ऑर्डर प्लेस करने हैं। आप यहाँ पे इसको लिख भी लें, इसको कहेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। नंबर, ठीक हो गया? दोबारा जरा देख लें कि एक साल में हमें हमें चाहिए हैं 6,000 यूनिट और हम हर दफा एक एक हजार करके मंगवाते हैं। एक दफा 1,000 मंगवा लिए, फिर एक दफा 1,000 मंगवा लिए, फिर अगली दफा 1,000 मंगवा लिए। तो हम कितनी दफा कॉल करेंगे? कितनी दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे? 6 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, चलें जी, अब आगे चलते हैं। और फिर वो कहता है आपकी एवरेज इन्वेंट्री जो है ना 500 यूनिट्स है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है एंड द एवरेज इन्वेंट्री इज 500 यूनिट्स। एवरेज इन्वेंट्री के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और एवरेज इन्वेंट्री क्या है? क्यू ओवर टू। क्यू ओवर टू। अब इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं। तो ये 500 कैसे आया? हमारी क्यू कितना है? 1,000, और फार्मूले के मुताबिक डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 500। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी एवरेज इन्वेंट्री क्या लिखी हुई है? 5। चलिए जी, काफी सारी चीजें मैंने आपको जो है ना वो इसमें समझा दी हैं, आपकी हेल्प कर दी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से। अब हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है इट कॉस्ट 20 ईच टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर। हमारे सवाल के अंदर एक जगह पर लिखा हुआ था टीएससी में पीडी प्लस, क्या लिखा हुआ था? सीओ इंटू, सीओ इंटू क्यू ओवर डी ओवर क्यू। तो जो सीओ लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था, इसी के लिए लिखा हुआ था। सीओ का मतलब क्या था? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट क्या है? ठीक है, 20 है। एक दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो 20 रुपए जरूर अदा करेंगे। या ऐसे समझ लें, एक दफा कॉल करेंगे तो कितने पैसे अदा करेंगे? 20 रुपीज अदा करेंगे। तो देखिए, ये भी हमें मिल गया। और फिर वो कहता है रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर। वो कहता है कि जी एक दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितने पैसे अदा करेंगे? 20। और उसमें इस चीज का नहीं ख्याल रखा जाएगा कि कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे या
जी, मेरा ख्याल है थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी। हम इसको दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये इंटरप्शन आई थी। जी, तो मैंने काफी सारी चीजें जो है ना वो आपके साथ डिस्कस की हैं। अच्छा, हमारे पास सवाल के अंदर जो फार्मूले के अंदर हमें चीजें चाहिए थी, वो काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक चीज रह गई थी, जो कि एक लाइन जो है वो नीचे लिखी हुई है। द टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम ऑफ एन एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। वो कहता है कि जी, आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है, जिसको हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, होल्डिंग कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, वो आपके सवाल के अंदर कितनी है? 20% है। ये बात याद रख लें कि वो 20% किसका होगी, कि 1.2 एक यूनिट की प्राइस थी उसको यहाँ पे कि 1.2 मल्टीप्लाई बाई 20%, मल्टीप्लाई बाई 20%। 20% कह लें या 0.2 कह लें, एक ही बात है। ठीक है, मैं यहाँ पर 0.2 लिखता हूँ। तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.24। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ पहले से। आप भी इसको कैलकुलेट कर लें कि 1.2 को मल्टीप्लाई करें 0.2 के साथ तो आंसर क्या आता है? 0.4। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो कैरी कॉस्ट है वो कितनी है? 0.24। अब हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, हमारे सवाल के अंदर बड़ा आसान सा सवाल उसने बना के दिया हुआ है। उसने हमारे से जो है ना वो टीएससी मुकम्मल नहीं पूछी। उसने कहा हुआ है कि मुझे जो है ना वो होल्डिंग कॉस्ट बता दें, मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दें। उसने ये नहीं कहा कि मुझे पीडी बता दें, पीडी उसने कहा ही नहीं है। ठीक है, दो चीजें पूछी हुई हैं हमने, दोनों चीजों का फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने आपको लिखवाया हुआ, दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, एक होगा द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री। जरा आप वहां से देख लें, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई होल्डिंग कॉस्ट, जिसको उसने सी एच कहा था, सी एच। अच्छा, अब हमारे सवाल के अंदर जो एवरेज इन्वेंट्री है वो कितनी थी? 500। दोबारा लिख लें, आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है सवाल के अंदर? 500। और सी एच क्या दिया हुआ है? अभी कैलकुलेट किया हमने, 500 मल्टीप्लाई बाई 0.24। अब आप इसको 500 को 0.24 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 500 मल्टीप्लाई बाई 0.24, ये आंसर आ जाएगा 120। आपके सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 120। अच्छा, उसने टैब की सूरत में पूछा हुआ है, बल्कि आपके लिए सवाल को ज्यादा आसान बना दिया है, तो आप इसी तरीके से इसको हल कर लें। ठीक है, मुकम्मल सवाल उसने नहीं पूछा हुआ है। मैंने एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि इस सवाल के अंदर तीनों चीजें नहीं पूछी हुई, सिर्फ दो चीजें पूछी हैं। जो दो चीजें पूछी हैं वो भी टैब की सूरत में पूछी हैं। आप उसको उसको एज इट इज कैलकुलेट करके दिखा देंगे। फिर वो कहता है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? CO मल्टीप्लाई बाई डी ओवर क्यू, डी ओवर क्यू। अब जरा कैलकुलेट करें, CO कितना था? 20, और डी ओवर क्यू क्या होगा? डी है 6000 और क्यू क्या है? 1000। तो 6000 को 1000 पर डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है? 6 आता है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा? 120। ये भी आ जाएगा 120। तो आपने ये सारा सवाल सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। इसमें जो कोई भी इश्यू आ रहा हो आपने मुझसे डिस्कस करना है। अदरवाइज मैंने आपको इस क्वेश्चन का जो फार्मूला है वो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। दो चीजें पूछी हुई हैं, एक है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ होल्ड एंड यूनिट। और जब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री हमने खुद ही कैलकुलेट की थी, क्यू ओवर टू किया था हमने। क्यू कितना था? 1000 ओवर टू किया तो वो 500 आ गया। हमारी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड इन्वेंट्री क्या है? 20% ऑफ
1.2 है, तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो वो 24 पैसे बने। 500 को 24 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है, 120। और फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट की, उसका भी अपना फार्मूला है, CO मल्टीप्लाई बाई D/Q। डी कितना है 6000, क्यू कितना है 1000, 6000 को 1000 में डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है 6 आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको थोड़ा सा सही कर लूं। हाँ, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, ठीक है। तो ये कितना आंसर आता है 120, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन करते हैं। इंशाल्लाह आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो इस वाला जो आंसर है वो इस तरह कैलकुलेट किया हुआ है, ज्यादा आसानी से देख सकेंगे। चलें जी। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, वो कहते हैं एनुअलाइज होल्डिंग कॉस्ट एंड एनुअलाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द कंपोनेंट 420 427। चलें जी। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाला सवाल जो है वो आपने मेरे साथ पहले भी किया है, अब ये सवाल आपके लिए है। आप इसको कैलकुलेट करें, आप थोड़ा सा इसको ट्राई करें, अदरवाइज मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फार्मूलाज यही होंगे, ठीक है। आपने जो है ना वो फार्मूलाज यही रखने हैं, बस अमाउंट से चेंज हो जाएंगी, हम अमाउंट्स को जो है वो चलें। चलें जी। सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं होल्डिंग कॉस्ट, और होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है, अगेन एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई CH। हमारे सवाल के अंदर CH कहाँ दिया हुआ है, देखें 10% ऑफ परचेज प्राइस। वो कहता है कि परचेज प्राइस का जो 10% है वो आपका CH है, ठीक है। तो परचेज प्राइस पहले ढूंढते हैं इस सवाल में। परचेज प्राइस लिखा हुआ है, कंपनी हैज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ कंपोनेंट 427 विच इज सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ 10 कंपोनेंट्स। ये बात याद रख लें कि 10 कंपोनेंट्स की सूरत में जो है ना वो एक बॉक्स में है, ठीक है। और वो कहता है कि जी 10% ऑफ परचेज प्राइस है, मंथली डिमांड कितनी है 1500 कंपोनेंट्स। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि 1500 कंपोनेंट्स एक महीने की डिमांड है। और हमने सवाल जब कभी भी हल करना होगा तो याद रखना है, हमने इसको सालाना में कन्वर्ट करना है। अगर ये 1500 दिया हुआ है, एक महीने का है, तो इसको हमने क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करते 1500 जरब 12, ये हो जाएगा 18,000 कंपोनेंट्स। क्या आ जाएगा, 18,000 कंपोनेंट्स। तो हमारे सवाल के अंदर डी क्या हुआ, 18,000, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या कहता है कि होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 10% ऑफ परचेज प्राइस, और परचेज प्राइस क्या दी हुई है 20 पर बॉक्स। तो कहता है कि एक बॉक्स की कीमत है 20। तो अगर हमें होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे, 10% ऑफ 20, 10% ऑफ 20, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा, 2 रुपये। मेरे ख्याल 2 रुपये बन जाएगा, एक दफा चेक कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई 10%, तो ये जगह 2 रुपये, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखें जरा, हमारा डाटा जो है ना वो बनता जा रहा है। हमारे डाटे के लिहाज से हमें जो हमारा जो CH है, ठीक है, हमारा जो CH है वो क्या है 2। हमारी एवरेज इन्वेंट्री क्या है, ये बात याद रख लें। यहां पर एक छोटी सी मैं आपको मजीद एक बात बताता हूं कि हमने इस सवाल को बॉक्सेस की सूरत में हल करना है। तो इसका मतलब है कि अगर 18,000 बॉक्सेस हैं तो 18,000 बॉक्सेस, 18,000 जो यूनिट्स हैं, इसको 10 पे तकसीम करेंगे तो वो बॉक्सेस कैलकुलेट हो जाएंगे, हमारे सवाल के बॉक्सेस कैलकुलेट हो जाएंगे। वो कितने होंगे, 1800 बॉक्सेस होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एनुअल डिमांड कितनी हो जाएगी, 1800 बॉक्सेस। हमारा जो डी होगा वो 1800 बॉक्सेस कहलाएगा। चलें जी। फिर हमें, अच्छा अगर ये 1800 बॉक्सेस है तो 1800 बॉक्सेस तो एक साल की डिमांड है। और हमने ऑर्डर कितना प्लेस करना है, यहां पर हमें ऑर्डर जो लिखा हुआ है, द कंपोनेंट 427 इज करंटली ऑर्डर्ड इन बैचेस ऑफ 240 बॉक्सेस।
लो जी, हर दफा हम कितने बॉक्सेस का ऑर्डर प्लेस करेंगे? 240 का ऑर्डर प्लेस करेंगे। और इस 240 का मतलब क्या होगा? ये हमारा क्यू है। ये हमारा क्या है? क्यू। हर दफा कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? 240 बॉक्सेस। और अगर हमें कहा जाए कि एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करें, तो फिर क्या करेंगे? 240 तकसीम 2। तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 120। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री यहां पर हम लिख देते हैं 120 मल्टीप्लाई बाई CH। अब CH क्या होगा आपका? अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। ये देखिए, CH क्या होगा? 2। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 240। हमारी एनुअलाइज होल्डिंग कॉस्ट का आंसर हमें मिल गया। पहली चीज उसने क्या पूछी थी? एनुअलाइज होल्डिंग कॉस्ट, वो हमने कैलकुलेट कर ली। दूसरी चीज क्या पूछी उसने? एनुअलाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट। और एनुअलाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला हमने भी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? कि डी ओवर क्यू। डी ओवर क्या, डी क्या होगी? 1800। 1800 तकसीम 240। ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे सीओ के साथ। तो सीओ कितना है? हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 32 रुपये। तो ये 32 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये कर लेते हैं। 1800 तकसीम 240, ये आ जाएगा आपका 7.5। 7.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से, तो आंसर आ जाएगा 240। तो आपकी एनुअलाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये भी 240 आ जाएगा। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, जो कि जो है ना आपसे पूछा गया था कि एनुअलाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअलाइज होल्डिंग कॉस्ट क्या क्या है इस सवाल के अंदर। चले जी, इसको व्यू करें, इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी इसमें से कोई मसला हो तो मुझसे पूछेंगे, ताकि मैं आपको इसको मजीद समझाने का अरेंजमेंट करूं, और आप जो है वो इसको अच्छी तरीके से कर सकें और अपने पेपर की तैयारी कर सकें। अच्छा, ये बात बता दूं आपको कि ये जो आपको एनुअलाइज होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के जो सवाल मैं करवा रहा हूँ, ये आपके MCQs में टेस्ट होते हैं। और ये भी बात याद रख ली कि आपके सवाल के अंदर क्यू का जो नंबर है, मार्क्स हैं, वो 2 हैं। ठीक है। तो अगर 30 MCQs आ जाएं और 2 नंबर का एक MCQ हो, तो अगर आप MCQs की तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं, मैंने आपको एक पूरे चैप्टर का MCQs का एक पूरा चैप्टर करवाया है। अगर आप हर चैप्टर को मेरे साथ मिलकर करेंगे और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको भी MCQs के शेप में तैयारी करेंगे, तो आपके 60 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे। और पास होने के लिए आपको, क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 नंबर चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हम तैयारी करेंगे, हम तो जो है ना वो पोजीशन लेने के काबिल हो जाएंगे। और हमारा मेरिट सर्टिफिकेट, या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने पूरे के पूरे पाकिस्तान में इसको टॉप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा पहले से भी जितने मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, वो भी अक्सर जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट जो है ना वो लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपका स्पेशल सर्टिफिकेट भी आ सकता है, मेरिट सर्टिफिकेट भी आ सकता है, जिस तरीके से आप मेरे साथ मिलकर तैयारी करेंगे। ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मजीद आज की जो लर्निंग आपको ऑर्डर क्वांटिटी, ये एक छोटा सा फार्मूला है सिर्फ, और आप इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस लफ्ज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को उसने शॉर्ट वर्ड दिया हुआ है, एब्रिविएशन के साथ लिखा हुआ है। इकोनॉमिक से ई, ऑर्डर से ओ, और क्वांटिटी से क्यू। इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है EOQ। पहले ये सुन लें कि ये होता क्या है, फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको आसान भी लगेगा, और इंशाल्लाह आप पेपर में भी इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। EOQ से मुराद है कि हमने जब ऑर्डर प्लेस करना है, तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें कि हमें उस ऑर्डर के ऊपर कम से कम कॉस्ट आए। हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें कि हमें उस पे कम से कम कॉस्ट आए। एक ऐसी क्वांटिटी या ऑर्डर साइज, क्वांटिटी ऑर्डर साइज जो कि हमें सबसे कम कॉस्ट में पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं उसकी मिसाल देता हूं।
अगर हमें, जिस तरह हमने पिछले सवाल हल किए हैं, एक सवाल के अंदर हम क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे थे 1000 यूनिट, और अभी जो सवाल किया है उसके अंदर हमने क्वांटिटी ऑर्डर की थी, मेरे ख्याल 240 यूनिट्स की क्वांटिटी ऑर्डर की थी। अब सुन लें, अगर 240 का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी। और मैं आपको बता दूं पिछले सवाल के रेफरेंस के साथ, कि पिछले सवाल में आपका जो होल्डिंग कॉस्ट और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट का आंसर बराबर था। मैं आपको बताऊं ये किस वजह से है। ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है। वो ये बताती है कि जब कभी भी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपकी होल्डिंग कॉस्ट बराबर आ जाए, तो ये इस चीज को शो करती है कि जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया है, ये कॉस्ट कम से कम है। अगर आपने, जिस तरह पिछले सवाल में 240 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया था, अगर 241 यूनिट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आप 240 से कम 239 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा साइंटिफिक सी कैलकुलेशन का एक फार्मूला है, जो कि मैं आपको इसके सामने साबित भी करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉस्ट ज्यादा क्यों हो जाती है। और हमने 240 यूनिट ऑर्डर प्लेस करनी है। अगर इससे ज्यादा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इससे कम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैंने क्यों कहा है। देखें, अगर हम 241 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 241 यूनिट ही अपने स्टोर रूम में रखेंगे। जब 241 यूनिट स्टोर रूम में रखेंगे तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? जब हम एक ऑर्डर जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें हमने जो होल्डिंग कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो पर यूनिट के हिसाब से पढ़ा है, कि जितने यूनिट ज्यादा खरीदेंगे उतनी ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट अदा करेंगे। लेकिन ये बात याद रख लें इसी के पैरेलल, कि जब हम ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम अदा करनी पड़ती है। वो क्यों कम अदा करनी पड़ती है, इसके बारे में भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सुन लें। मैं आपको इसको समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, अगर मैं कहूं आपको कि हमारी एनुअल डिमांड है 6000 यूनिट, और हम 1000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमें कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे एक साल के अंदर? 6 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। 6 कैसे कैलकुलेट किया? 6000 तकसीम 1000, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। हमें 6 दफा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और अगर मैं ये कहूं आपको कि मैं बिगर ऑर्डर प्लेस करता हूं, बिगर ऑर्डर मींस 2000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करता हूं, हर दफा जब माल मंगाऊंगा ना, फॉर एग्जांपल, तो हम 2000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर 2000 करेंगे। क्योंकि आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं 2000 यूनिट, का मतलब क्या है? हम सिर्फ 3 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब 3 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। 3 दफा ऑर्डर करेंगे तो 3 दफा की कॉस्ट अदा करेंगे। अगर 6 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 6 दफा की कॉस्ट अदा करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बिगर ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो घट जाती है, लेकिन उसी के पैरेलल होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अब हम इसी बात को उल्टा देते हैं, इसी बात को उल्टा करते हैं। अगर हम छोटा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो फिर क्या होगा? आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और होल्डिंग कॉस्ट घट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे के उलट हैं, और वो एक दूसरे की इनवर्स हैं। अगर होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट घटती है तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये कहती है कि हमने ना बिगर क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, ना लेसर क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है। हमने एक ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है जिसमें हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। तो ऐसी कॉस्ट जो है ना वो कैसे कम आती है? कि जब हम सेम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं और सेम ही कॉस्ट आती है, चाहे वो होल्डिंग कॉस्ट कहलाए चाहे वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाए। जब इन दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो साइंटिफिकली ये प्रूव हो जाएगा कि हमने वो जो क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस की है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसने हमारी कंपनी की कॉस्ट कम से कम रखी है। तो इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए हैं और इसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द फार्मूला फॉर द ईओक्यू और क्यू इज एज फॉलोस। वो कहता है कि इसको ईओक्यू कहें या सिर्फ क्यू कहें एक ही बात है। और उसका फार्मूला क्या होगा? 2 × CO × D डिवाइडेड बाई CH होल का अंडर रूट। जब हम इन सारे को कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर इसका अंडर रूट भी कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ बातें मैंने आपको पहले से बता दी हैं। वो ये है कि ईओक्यू से क्या मुराद है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 2 × CO से क्या मुराद है? फार्मूले के मुताबिक 2 जो है ना वो आपने एज इट इज लेना है। CO का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और D का मतलब क्या होता है? एनुअल डिमांड। और CH का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। देखिए, इसकी एब्रिविएशन भी जो है ना वो आपकी सामने स्क्रीन पर नजर। डिमांड वो पर एनम, एक साल की डिमांड कितनी है। C हो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑफ वन ऑर्डर।
और सी एच कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर, और आखिर में लिखा हुआ है क्यू, क्यू का मतलब क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी या कि ई ओ क्यू। चलिए पढ़ लेते हैं, आ जाती हैं तो उसको भी हम डिस्कस करने के काबिल हो जाए और उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाए। एजम्पशन से क्या मुराद है? द वर्ड एजम्पशन, व्हाट डज इट मीन्स? एजम्पशन से मुराद ये है कि जब हम ईओक्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कुछ चीजों को हमने बिल्कुल ऐसा रखना है जो कि प्रिज्यूम्ड होंगी, एज्यूम्ड होंगी, और उनको अनचेंज रखना है। तीन चीजें हमने अनचेंज रखनी है हमारे सवाल के अंदर। जब हम ईओक्यू का फार्मूला जब अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके अंदर हमने तीन चीजों को अनचेंज रखना है, उनको एज ए करेक्ट मानना है, एज ए ट्रू मानना है। सबसे पहले क्या चीज हमने एज्यूम करनी है? वो कहता है कि जो एनुअल डिमांड है, पूरे साल की जो डिमांड है, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जिस तरह हमने एक सवाल के अंदर हमने डी 6,000 यूनिट्स लिए थे, तो हमने ये एज्यूम करना है कि 6,000 ही रहेंगे पूरा साल। ये नहीं होगा कि पहले महीने तो पता चला कि 6,000 है, अगले महीने पता चला कि डिमांड बढ़ गई है, तो फिर ये डी बढ़ के 7,000 हो गए या 8,000 हो गए। ऐसा नहीं है। हमने जब कभी भी ईओक्यू का फार्मूला सॉल्व करना है तो हमने ये एज्यूम करना है कि हमारी जो डी है वो कांस्टेंट रहेगी। फिर वो साथ कह रहा है कि लीड टाइम भी आपका कांस्टेंट रहेगा, आपका लीड टाइम भी चेंज नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल लीड टाइम का मतलब ये होता है कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर को प्लेस करने के दरमियान में जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लीड टाइम कहते हैं। और फिर वो आखिर में वो कहना चाह रहा है कि ये दोनों चीजें जो है ना, वो जब हम सवाल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये हमें पता होगी। एक एजम्पशन होगी, दूसरी एजम्पशन ये है कि जो परचेज प्राइस है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल एक महीने जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उस वक्त प्राइस कुछ और थी, और दूसरे महीने खरीदा तो प्राइस कुछ और थी, ऐसा नहीं होगा। हमने इसको एज्यूम करना है कि जो परचेज प्राइस है, रॉ मटेरियल को परचेज प्राइस है, वो सेम रहेगी। दूसरी एजम्पशन और आखिरी एजम्पशन ये है, नो बफर इन्वेंट्री इज हेल्ड। वो कहता है कि हम एक्स्ट्रा इन्वेंट्री जो है वो नहीं खरीदेंगे। हम ये नहीं समझेंगे कि हमें अगले आने वाले दिनों में जो है वो शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा, तो हमने बफर इन्वेंट्री जो है वो नहीं रखनी। मींस कि हमें बफर इन्वेंट्री की जरूरत नहीं होगी, और हमें जितनी जरूरत है उतना ही हमने खरीदना है। पहली जो एजम्पशन है और जो तीसरी एजम्पशन है वो एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट कर रही हैं। जिस तरह मैंने कहा कि डिमांड चेंज नहीं होगी, इसी तरीके से वो कहता है कि बफर इन्वेंट्री की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलें जी, अब इस सवाल को सॉल्व का आंसर क्या होता है? पहले आप इस क्वेश्चन के डाटे को पढ़ लें, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। जहां पर आपको बताने की जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। अ कंपनी यूजेस कंपोनेंट्स एट द रेट ऑफ 500 यूनिट्स पर मंथ। एक कंपनी को 500 यूनिट मंथली जरूरत पड़ती है। तो यहीं पर ही आप मेरे साथ कैलकुलेशन करें कि डिमांड या डी 12, 500 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आंसर आ जाएगा 6,000। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर डी क्या हुआ? 6,000 यूनिट्स। चलिए एक चीज तो आपने ईओ क्यू कैलकुलेट करने के लिहाज से अपने सामने कैलकुलेट कर लिया। फिर कहते हैं विच आर बॉट इन एट अ कॉस्ट ऑफ $1.2 ईच फ्रॉम द सप्लायर। एक यूनिट को परचेज करने की कॉस्ट कितनी है? $1.2। ठीक हो गया। तो अब अगर हमारे सवाल के अंदर यूनिट प्राइस की बात करें तो यूनिट प्राइस क्या होगी? 1.2। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि जी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 20 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है? 20। और फिर वो कहता है द टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। वो कहता है कि आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 20% है। अच्छा, पहले भी मैंने आपसे ये बात डिस्कस की है कि जो होल्डिंग कॉस्ट होती है, अगर वो परसेंटेज में सवाल में दी गई हो, तो आपने क्या करना होता है? यूनिट प्राइस का 20% लेना है। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20% ऑफ 1.2। तो 20% ऑफ 1.2 बनता है 0.24 एक यूनिट के ऊपर हमारी होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? 0.24। अब हम इस क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। द कंपनी शुड ऑर्डर। वो कहता है कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तो अब हम ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट, बल्कि यहाँ मैं लिख देता हूँ EOQ। फार्मूला आपके सामने भी है, मैं भी राइट डाउन कर देता हूँ, और आपने इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू CO डिवाइडेड बाई CH।
तो फार्मूले के मुताबिक हमने पहले डू और टू को उतारा। डी क्या है आपका? 6000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 0.4 होल अंडर रूट। तो अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका भी सीख लें मुझसे। 2 इंटू 6000, 2 इंटू 6000 इंटू 20, न्यूमरेटर का आंसर आ जाएगा 2,40,000, 2,40,000। और डिवाइजर में वही अगेन 0.24 लिखेंगे, और फिर एक दफा इन दोनों को आपस में डिवाइड करके फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे। सॉरी, डिवाइडेड बाई 0.24, आंसर आ जाएगा 1 मिलियन। अब क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, और अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000। क्या आंसर आ जाएगा? 1000। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी। ना हम 1000 से ज्यादा यूनिट परचेज करेंगे, ना हम 1000 से कम यूनिट परचेज करेंगे। 1000 से कम यूनिट परचेज करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और कैरिंग कॉस्ट घट जाएगी। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो फिर क्या होगा, ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसको कैरिंग कॉस्ट को हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं, वो बढ़ जाएगी और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जाएगी। लेकिन हमने ये काम नहीं करना। जब कभी भी हमने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो हमारा जो टेक्निक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमने ईओक्यू पे खरीद, यहाँ पर हमने कितना आंसर पुट करना है आप भी देख लें। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1000 कंपोनेंट्स। हमारा आंसर क्या होगा? 1%। चलें जी, नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है टोटल एनुअल कॉस्ट। वो कहता है कि टोटल एनुअल कॉस्ट बताएं। तो टोटल एनुअल कॉस्ट तो जो है ना वो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाई हुई है। आपने क्या करना है, पी इंटू डी करना है। पी इंटू डी, 6000 मल्टीप्लाई बाई 1.2, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे सिखा दी। पी इंटू डी कितना है? 7200। 7200 कैसे आया, आप भी कैलकुलेट करें। पी इंटू डी, पी का मतलब क्या है? प्राइस, और प्राइस कितनी है? 1.2। 1.2 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और डी कितना है आपका? 6000। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 6000, आंसर आ जाएगा 7200। और फिर हमने इसकी होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री, जिसको हम क्या कहेंगे? Q/2। क्यू कितना है हमारा? 1000। और टू, Q/2 मीन्स Q/2, ये आ जाएगा 500। तो 500 आ गया। ठीक है, यहां पर मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। 500 मल्टीप्लाई बाई होल्डिंग कॉस्ट, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी बनी है? $0.24। और फिर आखिरी चीज क्या है? D/Q। D/Q कितना है? डी कितना है हमारा? 6000। और क्यू कितना है? 1000। आंसर कितना आ जाएगा? 6। 6 मल्टीप्लाई बाई CO। तो CO कितना है हमारे सवाल में? 20। तो ये कितना हो जाएगा? आप इस सारे को कैलकुलेट करें। 500 मल्टीप्लाई बाई 0.24, ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 0.24, ये आंसर आ जाएगा 120। ये आंसर आ जाएगा 120। और 6 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो ये भी आंसर कितना देगा? 120। ठीक है। अच्छा, और 7200 को एज इट इज ड्रैग डाउन कर लेंगे, और ये हो जाएगा 7200 प्लस 120 प्लस 120, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7440। आई थिंक ऐसे ही होगा।
आप चेक कर लें, 7200 प्लस 120 प्लस 120, ये हो जाएगा 7440। तो आपकी आपके क्वेश्चन में जो टीएसी होगी वो क्या होगी, टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी होगी, 7440। ये है आपकी दूसरी टैब का आंसर। पहले टैब में क्या पूछा हुआ है कि ईओक्यू कितना है, आपने कहना है 1000। दूसरी टैब में पूछा हुआ है टोटल एनुअल कॉस्ट, जिसको हम टीएसी कहते हैं, और टीएसी हमारी कितनी है, 7440। और इस तरह हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं जो कि जो है हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की हैं। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में जाकर पूछ सकते हैं, और मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलें जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।